तो आज वाले लेक्चर में अब हम लोग पिछले लेक्चर की बातों से आगे शुरू करेंगे। और लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, मैं एक जल्दी से आपको रिकॉल करा दूं। हम लोगों ने बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल पे बातचीत की थी पिछली बार। तो बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल में हम लोग एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस लेते हैं, एक मीट्रिक स्पेस जो कंप्लीट है, और उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं। और जिस कॉन्ट्रैक्शन को बनार्ड ने ही इंट्रोड्यूस किया तो उसी के नाम पे बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन है। आप में से कोई बताएंगे ऐसा ही था कुछ? इक्वल टू सम लैम्डा या कुछ भी, टाइम डी ऑफ एक्स वाई। तो लैम्डा कहाँ बिलोंग करता है? बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन में जो कांस्टेंट आप ये ले रहे हैं, ये किस किस जोन में लाई करता है बच्चों? 0 to 1। 0 to 1 क्या? ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, क्या? Open, So less open than interval. 1, in between 0 to 1, open. ऐसा? अच्छा, 1 नहीं है? तो 1 अगर लेते हैं No, sir. तो नॉन एक्सपेंसिव चाहिए हमको। ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा था उसमें, आपने गौर किया होगा कि आपके पास जो स्पेस है उसमें आपको एक यूनिक फिक्स पॉइंट मिलेगा। और इसके लिए हमने पिटार्ड इटरेशन की बात की थी, और कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए x1 पूरे स्पेस में, और x1 की इमेज लीजिए सेल्फ मैप में, tx1। tx1 भी x में ही होगा, सेल्फ मैप है। तो कहीं से भी शुरू करो, लास्ट में वो आपका जो सीक्वेंस है txi, ये लास्ट में यू पे कन्वर्स करेगा। इसीलिए पिछली बार सूरज ने कहा भी था, जब कहीं से भी शुरू करो और यू पे ही आना है तो इसका मतलब यू अकेला फिक्स पॉइंट है। तो ये बातचीत हमने की थी। तो इसमें जो हमारा एज्यूमशन जो पहला है वो ये वाला है कि वो कंप्लीट। आज वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें ये 1969 का है, जबकि बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल 1922 का है। इस फेज में एक इंडियन मैथमेटिशियन आते हैं, कन्नन साहब हैं। तो इनका एक पेपर आता है, यहां पर वो कंप्लीटनेस एज्यूम नहीं कर रहे हैं, मतलब मीट्रिक को कंप्लीट नहीं मानते, और वो कॉन्ट्रैक्शन भी एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं, तो हम उसे कन्नन कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। और कुछ कुछ और एज्यूमशन है, और उसी के साथ साथ वो भी एक यूनिक फिक्स पॉइंट की बात वो भी करते हैं लास्ट में। मतलब आपके पास जो इनपुट है वो बनार्ड से थोड़ा सा अलग है, आउटपुट आप वही ले आ रहे हैं कुछ अलग कंडीशन से। तो आज हम इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या एज्यूमशन थे और कन्नन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और आप उससे भी आउटपुट वही ले आ रहे हैं कि यूनिक फिक्स पॉइंट आपको मिलता है उस मैप के लिए। बाद में एक इंडियन मैथमेटिशियन और आते हैं 1976 में, सुब्रमण्यम साहब आते हैं, और वो बताते हैं कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है कन्नन का। बनार्ड के कन्वर्स में प्रॉब्लम थी, आप लोगों ने पिछली बार देखा था। बनार्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो सफिशिएंट कंडीशन है। कन्नन के साथ ये है कि उसका कन्वर्स भी आ रहा है, इफ एंड ओनली हो रही है। तो कन्नन जो है कंडीशंस वो मीट्रिक स्पेस की कंप्लीटनेस को करेक्टराइज कर देंगी। मतलब आप कंप्लीटनेस आज तक जो जानते हैं नॉर्मली वो क्रॉसिस सीक्वेंस के आधार पे जानते हैं कि अगर कंप्लीट है तो हर एक क्रॉसिस सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। अब आप
दूसरे तरीके से टन्नन के आधार पर भी ऐसा कह सकते हैं। और मजेदार स्थिति यह है कि जब बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था तो हमने देखा वो लिप्सिस कंडीशन आ रही थी, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो होना ही था, तो कंटिन्यूटी वहां कोई दिक्कत नहीं, पूरे डोमेन में कंटिन्यूटी थी बनार्ड में। यहां पर हम पूरे डोमेन में कंटिन्यूटी नहीं ले रहे। ध्यान दीजिए, हम इस बार पूरे डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी एज्यूम करके नहीं चलेंगे, लेकिन हम ये ऑब्जर्व करेंगे बाद में कि जो फिक्स पॉइंट आएगा वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जो फिक्स पॉइंट आएगा वहां पर कंटिन्यूअस होगा, भले ही पूरे डोमेन में कंटिन्यूटी ना हो। ये टन्नन के कुछ जो आउटपुट आए थे, और काफी शानदार आउटपुट हैं, तो उम्मीद है थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि अच्छा क्या कहने जा रहे हैं। तो हम लोग अब इस पे बातचीत करते हैं। तो दो तीन हमारे रिजल्ट्स हैं, और फिर पूरे लेक्चर के होने तक शायद ये जो आउटपुट शुरू में बोले हैं मैंने, इनको दोबारा बोलूंगा तो आपकी समझ में थोड़ा और अच्छे तरीके से आएंगे। तो जो पहला आपका थ्योरम है टन्नन साहब की, मैं उस पर बात करता हूँ। ये सब मैं हटा रहा हूँ अब जो लिखा हुआ है। हम्म। तो पहली थ्योरम जो है उनकी, इस पे बातचीत करते हैं। मैं उन्हीं का एक पेपर जो है, मैं उसके बाद इस पेपर को आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो लेट ई बी ए मेट्रिक स्पेस। आप में से कई बच्चे सोचते होंगे हम तो मेट्रिक स्पेस को एक्स से दिखाते हैं। तो ठीक है, जानबूझ के कह रहा हूँ, एक्स तो हमने 50 बार लिख दिया होगा मेट्रिक स्पेस को, अब ई पढ़ लो, क्या दिक्कत है। विद रो एज मेट्रिक। हमारे पास कोई मेट्रिक स्पेस है, और उसमें मतलब ई ट्रॉमा रो मेट्रिक स्पेस है, सीधी बात ये। और टी मैप मान लेते हैं, लेट टी बी अ मैप ऑफ ई इनटू इटसेल्फ, इनटू इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि टी इज अ मैप फ्रॉम ई टू ई, या वैसे लिखते तो एट्स टू एट्स, सच दैट, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये? डिस्टेंस बिटवीन, रो डिस्टेंस है बच्चों, टी पी टी क्यू, कोई पी और क्यू दो पॉइंट उनके जो उनकी इमेजेस हैं, टी ऑफ पी टी ऑफ क्यू, उनके बीच की दूरी लेस देन और इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ पी टी पी प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू टी क्यू। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जहां पर जो अल्फा है, गौर कीजिएगा, इस बार ओपन इंटरवल 0 से हाफ में है, और पी और क्यू आपके मीट्रिक स्पेस के पॉइंट्स। तो पहली कंडीशन तो ये मैप्स ये सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों, इसी का नाम टन्नन कॉन्ट्रैक्शन है। तो डिस्टेंस टीपी और टीक्यू के बीच की डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड टीपी एंड क्यू एंड टीपी, क्यू एंड टीक्यू की डिस्टेंसेस का सम कर लीजिए टाइम्स अल्फा। अल्फा 0 से हाफ हो गया। दूसरा, टी इज अ टी इज कंटिन्यूअस, किसी एक पॉइंट पे ले रखा हमने, एट अ पॉइंट इट जाई, जो कि स्पेस का ही कोई पॉइंट है। हम लोग ये सिंबल नॉर्मली लेते रहते हैं, इटजाई ईटा जीटा कई बार, तो प्लीज आप इसकी स्पेलिंग देखिएगा, एट साई, बाकी ईटा है और जीटा है।
जेड ई टी, ये जीटा है और ये ईटा है। तो एक पॉइंट ले लिया। आप उसको कुछ और नाम भी दे सकते थे। तो आदत डालिए, मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ पर कि सिंबल्स अगर ऐसा भी है तो घबराने जैसा कुछ नहीं है। कोई एक पॉइंट है स्पेस का, उस पॉइंट पर टी कंटिन्यूअस है। पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं। देयर एग्जिस्ट, तीसरा एज्यूम्शन, a point x belongs to E such that the sequence of iterates, हम इसको ऐसे कह सकते हैं टी एन एट्स, ये सीक्वेंस है। टी वन टी एट्स, टी स्क्वायर एट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं टी एन एट्स, हैज अ सब सीक्वेंस स्ट्राइट सब सीक्वेंस लेते हैं, उसको नाम देते हैं टी एन आई एट्स, कन्वर्जिंग टू इट्स आई। तो ये तीन एज्यूम्शन माने हुए। अगर ऐसा होता है देन टंडन साहब कहते हैं इटजाई इज द यूनिक फिट्स पॉइंट, यूनिक फिट्स पॉइंट ऑफ टी। तो उनकी थ्योरम ये, इस पे बातचीत करनी है। तो हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, ध्यान दीजिएगा। एक मैप है, सेल्फ मैप है टी, ई से ई में, जो टंडन कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। टंडन कॉन्ट्रैक्शन में जो अल्फा है वो हाफ तक जाएगा। जैसे आप बनाट में वन तक जा रहा था, यहाँ आधा कर दिया, राइट साइड टर्म डबल कर दी, दो टर्म बना दी। आप इस बात को ऑब्जर्व करिएगा। और टी किसी पॉइंट इटजाई पर कंटिन्यूअस है, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा इट्स, और जो सीक्वेंस है इटरेशन का टी एन एक्स, उसका एक सब सीक्वेंस ले लीजिए जो इटजाई पे कन्वर्स कर रहे हैं। तो फिर इटजाई ही यूनिट फिट्स पॉइंट होगा। तो मतलब फिक्स पॉइंट होगा और यूनिट होगा, ये सब बातें करनी। अच्छा, तो इटजाई पर कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी में पिछली बार भी हम लोग ने जब लिमिट ले आई थी, तो जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, ये कंडीशन किसी फंक्शन पर आप लगा सकते हैं। लिमिट पिछली बार भी शायद ये बात आई थी, टी एन प्लस वन एक्स इक्वल टू लिमिट टी ऑफ टी एन एक्स, लिख सकते हैं इसको। और क्योंकि टी कंटिन्यूअस है अगर किसी पॉइंट पर, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, टी ऑफ इट जाए। तो अगर ये सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्स कर रहा है, ये सब एज्यूम्शन का हिस्सा है। आ, पहला स्टेप में तोड़ देते हैं इसको कई सारे। तो पहले स्टेप में हम लोग इसी पे बात करते हैं कि टी, आपके पास एन आई एट्स जो है, जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रहा है इट्स पर। तो ऑल्सो टी इज कंटिन्यूअस एट इट्स।
तो बच्चों अगर कोई सीक्वेंस एच से एन एच पे कन्वर्स करता है और आप कहते हो फंक्शन कंटिन्यूअस है वहां पर कोई भी, तो एफ एच से एन एफ एच पे जाएगा, कुछ ऐसा आपने पढ़ा। कंटिन्यूटी का मतलब ही यही है। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे? टी एन आई एच एच आई पे जा रहा है और टी कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। तो कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग बताएंगे तो इससे पता लगेगा कि आपकी वाकई समझ में आ रहा है। तो टी ऑफ टी एन आई एच ये जो है ये कहाँ will कन्वर्स convert करता है? you to EJ. टी ऑफ जाई, टी ऑफ एन आई प्लस वन भी लिख सकते थे, छोड़ो उसको। ठीक। अब सवाल ये उठेगा आपका कि क्या टी ऑफ जाई ही जाई के बराबर होगा या नहीं होगा? अब ये प्रूव करना है हमें। तो हम इसको कंट्राडिक्शन वाला मेथड ले आएंगे। मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं और हमने दिखाएंगे कि जो हमारा कंक्लूजन है ऐसा लेने पे वो गलत आ जाता है। तो हमारे पास यही चॉइस बचेगी, टी ऑफ जाई इक्वल टू जाई। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा। लेट अस अज्यूम टी ऑफ जाई इज नॉट इक्वल टू जाई, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, दो ओपन बॉल ले लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी जितनी है उससे थोड़ा कम, तो लेट अस टेक टू ओपन डिस्क S1 मान लेते हैं पहले को। S1 जो है आपका, उसका जाई सेंटर है और मान लेते हैं ईटा रेडियस है, एंड S2 जो है वो सेंटर टी ऑफ जाई, रेडियस ईटा ही ले लेते हैं इसका। ईटा इज लेस देन, डिस्टेंस जितनी आपकी चाहिए सो वन थर्ड ले लिया। तो ये टंडन साहब ने किया, मैं वही कर रहा हूँ, डिस्टेंस रो ऑफ जाई टी जाई, इन दोनों के बीच की जितनी भी दूरी होगी उसका वन थर्ड ले लीजिए, तो उससे कम आपका ईटा ये है। तो ये दो बॉल बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये दोनों डिस्ट्वेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 आपके पास फाई है, इनमें कॉमन कुछ नहीं आना है फिर अगर ऐसी स्थिति है। ठीक है, अब सीक्वेंस ट्री कन्वर्जेंस पे बात करते हैं। बच्चों आप लोगों को मैंने अभी हाल ही में जो लोग MSc के बच्चे पढ़ रहे हैं आपको बताया था कि ये जो सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस आपके पास H से शुरू है, H से N, और वो सपोज जाई पे ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो टर्म्स होंगी वो बाहर हैं, लेकिन आपने एक बाउंड्री तय की और एक दौर के बाद टर्म्स सीक्वेंस के अंदर पहुंच जाएंगी। ये एक बेसिक लॉजिक था जो हम मैट्रिक में यूज कर रहे होते हैं। तो मैं इसी को लिखता हूँ कि सीक्वेंस की टर्म आपके द्वारा तय की गई बाउंड्री से बाहर हो सकती है, लेकिन एक दौर के बाद उनको अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। हमारे पास ये था, सिंस टी एन आई एच
ये सीक्वेंस था, कन्वर्जेज टू जाई, और दूसरे का भी लिख दो, टी एन आई प्लस वन ऑफ एक्स कन्वर्जेज टू टी ऑफ जाई, 8/t और ऑपरेट किया तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं आपको पिछला पेज दिखाता हूँ। ये लास्ट में जो था, यहाँ पर आप देखिएगा, ये जाई पे जा रहा तो 8 और t ऑपरेट कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस था फंक्शन तब किया हुआ है। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ कि ये जाई पे जा रहा है एंड 8 बार और ऑपरेट कर दिया तो कन्वर्जेस टू टी। तो आपको जरूर एक इंटीजर मिला। वैसे तो दोनों के लिए अलग अलग इंटीजर मिल सकते हैं, लेकिन दोनों का सुप्रीमम ले लो तो थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं हम सीधे। दिस implies देयर एग्जिस्ट सम n1 मान लीजिए, जो नेचुरल नंबर होगा, सच दैट आई ग्रेटर देन कोई भी नंबर, अब इस नंबर n1 से बढ़ा लें तो उससे आपको क्या समझ में आएगा, टी एन आई एच बिलोंग टू S1, टी एन आई प्लस वन एच बिलोंग टू S2। बच्चों ये दो सीक्वेंस हैं, आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को समझिएगा। पहला सीक्वेंस जो है जाई पे जा रहा है, तो हो सकता है कि मान लो M1 टर्म के बाद उसके सारी जो है वो, ये जो ऊपर बॉल मान ली है हमने डिस्टेंस सबसे ऊपर देखिएगा, मैं ये रोल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके चारों ओर ईटा रेडियस की बॉल बना रखी है हमने। तो इसके अंदर M1 टर्म के बाद के सारे टर्म घुस जाएंगी मान लो। दूसरे सीक्वेंस के लिए मान लो M2 टर्म तक शुरू में बाहर थी, उसके आगे की सारी टर्म्स इस सीक्वेंस इस बॉल के अंदर घुस जाती हैं। तो आप दोनों का मैक्सिमम ले लीजिए ना, दो हैं, दो टर्म फाइनाइट सेट है, तो इसको मैक्सिमम, और सपोज उसे आप n1 ले लीजिए। तो AT n1 से टर्म चल रही है, ठीक, AT n1 के बाद उससे आगे की जो टर्म्स होंगी फिर ये स्थिति होगी कि टी एन आई एच जो होगा S1 के अंदर घुस चुका होगा, और टी एन आई प्लस वन एच S2 के अंदर घुस जाएगा। अगर ये दोनों इन बॉल्स के अंदर हैं तो फिर इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस बिटवीन टी एन आई एच और टी एन आई प्लस वन एच, इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की दूरी होगी, दूरी ऐसे ले लेते हैं। तो क्या मैं उसको ईटा से ज्यादा हो जाएगी इनके बीच की दूरी? अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि ईटा क्या है, उनके बीच की दूरी का 1/3। ऐसा समझ लीजिए, ये दोनों बॉल, ये S1 है, ये S2 है, दोनों का रेडियस ईटा है, और जो ईटा है दोनों के बीच की दूरी का 1/3 है। तो दोनों के बीच की दूरी जैसा, वो दोनों इस बॉल के अंदर है, सेंटर के बीच की दूरी जैसा मत सोच लीजिएगा। तो एक पॉइंट इस बॉल के अंदर है कहीं, एक बॉल इस पे है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो ईटा से ज्यादा होगी, ये समझ में आया आप लोगों को? कौन से आई, जो कि n1 से पड़े। अगर ये समझ में आया है तो अब हम लोग वो जो पहला एज्यूमशन था उसका भी यूज कर सकते हैं। पहला जिसको टन्नन कॉन्ट्रैक्शन कहा आपने, तो सो ऑफ टी एन आई एट्स एन आई प्लस वन एट्स टी एन आई प्लस टू एट्स, इनके बीच की दूरी लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स
रो ऑफ क्या है बच्चों, उस हिसाब से सोचे तो क्या आना चाहिए? TNiH, TNi+1H प्लस रो टाइम्स TNi+1H TNi+2H। मैं आपको कंडीशन डी ऑफ क्या था, एज्यूमशन क्या था, जरा एज्यूमशन पे गौर करिए तो। डी ऑफ TP TQ लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स डी या रो, जो भी लिखें क्या फर्क पड़ता है, मैट्रिक्स जो है आपके पास। डी ऑफ क्या था यहाँ पर, PTP प्लस डी ऑफ QTQ, ऐसा कुछ था। तो प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ TP था तो यहाँ P आया, और TQ था, नहीं P था तो TP आया, ठीक हो गया। क्या मैंने सही लिखा है, कोई मिस्टेक हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अब यहाँ देखिए TNi+1 बार आया तो उससे एक टर्म यहाँ पर ये आया TNi+1, इट्स प्लस Q, TQ था तो उससे एक टर्म बार T आएगा यहाँ पर, तो T जो था, TQ जो Ni+2 बार आया है तो उससे एक टर्म बार यहाँ, और यहाँ पर तो TQ ही आएगा। तो कर्नल कॉन्ट्रैक्शन का जो एज्यूम्शन है मैंने वही लिया है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा। हम्म, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले उसमें जाता हूँ, इसको मीटिंग भी एंड में हटाएंगे। अगर ये समझ में आ रहा है आपको तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ तक नोट किया है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये बनाट में भी किया था, क्या हम रो टाइम्स, थोड़ा आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसमें, अगर पिछला आपने वाकई पढ़ा है, TNi+1H TNi+2H, क्या ऐसा करना संभव होगा? मैं तो सीधे आउटपुट पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे आ रहा होगा, TNiH TNi+1H। मैं, ऐसा कुछ किया है हमने बच्चों पिछली बार? नहीं समझ में आया। अच्छा ये बताइए, ये जो सबसे राइट वाली टर्म है और जो लेफ्ट में है एक ही चीज है? हेलो, देखिए तो Yes, sir. रोड, दोनों एक ही चीज है, तो आप अगर लेफ्ट में कॉमन लेंगे तो 1 - अल्फा आ जाएगा, नहीं कॉमन? अरे भाई, ये जो अल्फा है राइट साइड में, दोनों के आगे है, और उसके साथ अंदर ब्रैकेट में दो टर्म है, एक ये है एक ये है। जो सेकंड टर्म है जिसमें मैं टिक लगा दिए दो तीन, और जो लेफ्ट साइड है वो एक ही चीज है। आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - अल्फा टाइम्स डी ऑफ समथिंग,
लेस देन इक्वल टू अल्फा ऑफ डी ऑफ समथिंग, या डी या रो एक ही बात। तो डी ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा टाइम डी ऑफ दिस। बच्चों ये कैलकुलेशन कर पाएंगे आप? Yes, sir. तो फिर आपका हो गया। फिर अगर ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। आपने ये आउटपुट निकाल दिया है। अच्छा, अब मैं कोई दो टर्म ले ले रहा हूँ, N1 से आगे ही ले रहा हूँ। जैसे अब चूंकि हमें क्रॉसिंग सीक्वेंस तक जाना होता है, फॉर एल मान लो J ग्रेटर देन N1, वी हैव रो ऑफ T NiH T Ni प्लस 1H, ये ले लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या आ जाना चाहिए? ऊपर वाले को देख के आइडिया लगाइए, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? पावर में ड्रॉ करिए ना, पावर में क्या लिखा था वहां? ये Ni+1 Ni+2 है, तो राइट साइड में क्या क्या आया? अब इस हिसाब से क्या आना चाहिए? अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा ऑफ रो टाइम्स, मैं एक और टर्म कर देता हूँ लो, इसको मैं लिख देता हूँ Ni-1x और TNiH। कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. अच्छा, इससे आगे जाऊं तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको और छोटा कर सकते तो क्या लिखूंगा? रो ऑफ T T N I minus माइनस 2H, वेरी गुड, T Ni T -1। N I minus 1. ठीक हो गया बच्चा। तो अगर आप ऐसा करते जाएं तो आपको कुछ स्टेप के बाद अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर NL-NJ टाइम्स, वो मतलब चलता रहेगा, कोई बात नहीं, रो टाइम्स T आपके पास NJ H T NJ+1H, उस टर्म के बाद ये मिलेगा। और ज्यादा अच्छा है कि हमने पिछली बार भी कहा था कि इसको इनफाइनाइट सीरीज में भी ले जा सकते हैं, तो ऑब्वियस है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा ये इन्फिनिटी की ओर अगर ले जाओगे तो ये डिस्टेंस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कहाँ की ओर जाएगा? अल्फा इस बार कहाँ है आपका, ये ध्यान दीजिए, तो जीरो से हाफ के बीच है। अल्फा आपके पास जीरो से हाफ है, ठीक है? तो माइनस अल्फा कहाँ आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी ऐसी हो जाएगी, माइनस हाफ। वन जोड़ दें तो 1 माइनस अल्फा हाफ 1, और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा कर दूं तो ऐसा कुछ। अगर मैं इक्वेशन 1 और इनइक्वलिटीज हैं दो, एक अल्फा में और एक 1 माइनस अल्फा में, अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये जीरो से 1 के बीच में आएगा या नहीं? इनइक्वलिटी Yes, 1 sir. और इनइक्वलिटी 2 को मल्टीप्लाई करें तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा जीरो से 1 के बीच में। तो कोई क्वांटिटी जो 1 से कम है, मतलब, तो उसकी पावर अगर आप बढ़ाते जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, तो ऑब्वियस वो जीरो पे जाएगा।
आप इस आधार पे सोच सकते हैं। तो ये टेंडेंट टू जीरो हो जाएगा आपके पास, और एन टेंडेंट टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी बच्चों? एन टेंडेंट टू इन्फिनिटी में लेफ्ट में रो, ये क्या था? ये जाई था, और ये टी ऑफ जाई था, और आप इक्वल टू जीरो पे ला रहे हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो है, मीट्रिक है, नॉन नेगेटिव ही होगा, तो जाई इक्वल टू टी जाई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जाई जो फिक्स पॉइंट ऑफ टी। अब अगर आप कोई दूसरा मान लें, आप कहें कि नहीं नहीं हम कोई और फिक्स पॉइंट मानते हैं, तो क्या आप इसको यूनिट प्रूफ कर सकते हैं कि यूनिट एक ही होगा अकेले? आपने कोई डेल्टा माना, तो रो ऑफ डेल्टा जाई कितना होगा? इक्वल टू रो ऑफ, भाई अगर ये फिक्स पॉइंट है तो रो डेल्टा का मतलब टी डेल्टा, और जाई का मतलब टी जाई, अगर ये रो को दूसरा फिक्स पॉइंट मानते हैं तो। और अब कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा टाइम्स रो ऑफ जाई टी जाई प्लस रो ऑफ डेल्टा टी डेल्टा। और अगर ये फिक्स पॉइंट है तो ये भी जीरो ये भी जीरो, और उससे ही आ जाएगा कि डेल्टा इक्वल टू जाई। इसका मतलब फिक्स पॉइंट यूनिक है। इतना ही हो पाएगा अभी। अब हम लोग 10 मिनट के बाद जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि जूम में एक क्लास, ये पहली थ्योरम हो गई बच्चों हमारी कि यूनिक फिक्स पॉइंट हम ले आए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, तो 10 मिनट के बाद जुड़िएगा। ये ब्रेक एंड होने वाली है, तो 9:20 पे जुड़ते हैं हम लोग अगले उसके लिए। अरे ये समझ में आ पाया? मैं समझा पाया आप लोगों को? Yes. चलिए ठीक है।